हाँ जी दोस्तों, तो आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के बारे में, यानी व्यावसायिक अध्ययन के बारे में। और आज हम लोग पहला जो चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर को देखेंगे। आपको पता होगा इस चैप्टर पे हम पहले ही एक क्लास पढ़ा चुके हैं जिसमें हम आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपको पहले बता देते हैं। प्रबंध, इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है, ये भी देख चुके हैं। प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या होती है, ये भी देख चुके हैं। प्रबंध के महत्व क्या होती है, ये भी देख चुके हैं। प्रबंध की प्रकृति क्या होती है, ये 5 टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और आज के इस क्लास में हम लोग जो इस चैप्टर में कुछ बाकी टॉपिक्स है उन सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे प्रबंध के स्तर क्या होते हैं, है ना, मतलब कितने लेवल्स पे यहाँ पे बात करें ये मैनेजमेंट होते हैं, है ना, उसको जानेंगे। प्रबंध के कार्य कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जानेंगे। समन्वय हम लोग समझेंगे, समन्वय क्या होता है, अर्थ इसका जानेंगे। और समन्वय की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या होती है, इसको जानेंगे, है ना। तो कुल मिला के आज हम लोग 1, 2, 3 और 4, है ना, 4 टॉपिक्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चारों टॉपिक्स आज समझ में आ जाएगी, ये आप निश्चिंत रहो, है ना। और पिछले क्लास को अगर आप नहीं देखे होंगे तो निश्चित रूप से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके एक एक करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ, हम लोग प्रबंध के स्तर से हम लोग शुरुआत करते हैं और अब चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे प्रबंध का स्तर वाला टॉपिक होता है स्टार्ट, है ना। चलो जी, प्रबंध का स्तर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रबंध का स्तर से कहने का मतलब क्या हुआ, है ना, लेवल्स, है ना, लेवल कितने लेवल में, है ना, कितने लेवल में होता है। कहने का मतलब प्रबंध बात करें, एक होता है ना, हम लोग बोलते हैं, अक्सर बोला करते हैं भाई वो बड़ा लेवल पर है, एक छोटा लेवल पर है, हम लोग अक्सर बोला करते हैं, है ना, वो कंपनी में बहुत बड़ा लेवल पर पहुंच गया है। ठीक है, हम लोग ऐसा नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, बस वही वाला चीज़ है। एक तरीके से प्रबंध के स्तर को मुख्य रूप से अगर बोला जाए 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में। सबसे पहला क्या है, उच्च स्तरीय, है ना, प्रबंध यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, मध्य स्तरीय प्रबंध यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और तीसरा क्या है, निम्न स्तरीय प्रबंध यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर आपको दिखने में इशू लग रहा है तो यहाँ से आप समझ लीजिए प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला उच्च स्तरीय, दूसरा होता है मध्य स्तरीय और तीसरा होता है निम्न स्तरीय। ठीक है, ये 3 प्रबंध के स्तर होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पिरामिड के रूप में बना हुआ है। ठीक है, ये पिरामिड के रूप में बना हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो आप उच्च स्तरीय में जब टॉप लेवल सबसे ऊपर होते हैं, है ना, सीईओ कंपनी के बनाने वाले फाउंडर, ये सब लोग होते हैं। यानी उच्च स्तरीय पे बहुत कम लोग होते हैं, वही सारा निर्देश, हर चीज़, सारा चीज़ कंपनी के बारे में डिसीजन वही लेते हैं। ठीक है, जो कि टॉप लेवल पे होते हैं, ना, यानी उच्च स्तरीय होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी संख्या कम होती है, तो इसलिए बोल सकते हैं ये देखो इतना ही तक आया, है ना, इतना तक आया। यानी एक तरीके से बात करें इधर कर्मचारी की संख्या कम है। ठीक है, उसके बाद देखो मध्य स्तरीय, है ना, मध्य स्तरीय देखो यहाँ तक आया, यानी एक तरीके से देख रहे हैं कि भाई थोड़ा सा तो बड़ा हुआ, यानी संख्या कर्मचारी का बढ़ता है। मध्य स्तरीय में बहुत ज़्यादा थोड़ा संख्या बढ़ जाता है ना, अलग अलग विभाग के अध्यक्ष, इस विभाग का अध्यक्ष, उस विभाग के अध्यक्ष, ये सब बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मध्य स्तरीय प्रबंध हो गया। ठीक है, जो भी उच्च स्तरीय प्रबंधक जो भी डिसीजन लिया उस डिसीजन को एक तरीके से निम्न स्तरीय प्रबंधक को बताना। ठीक है, और सारा काम मध्य स्तरीय काम है कि सारा काम अच्छे से करवाना। ठीक है, उसके बाद निम्न स्तरीय प्रबंधक देखो ये थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा हो गया। यानी एक तरीके से हम लोग को एक बात तो क्लियर हो गया कि निम्न स्तरीय प्रबंध में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कर्मचारी होते हैं, तभी तो ये इतना बड़ा होता चला गया, है ना, ऐसे बड़ा होता चला गया। ठीक है, तो निम्न स्तरीय प्रबंधक ये हो जाता है, इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में, जैसे पर्यवेक्षक हो गया जो देख रेख करेगा, भाई लड़का लोग काम कर रहा है, कर्मचारी लोग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, ये सब चीज़ों का निगरानी रखना, फॉरमैन वगैरह सब इसी में आ जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर बात करें, अभी हम क्या आपको बताएं, पूछा जाएगा प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो याद रखना है प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा मध्य स्तरीय प्रबंध, तीसरा निम्न स्तरीय प्रबंध, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्रबंध होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि भाई उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होता है, मध्य स्तरीय प्रबंध क्या होता है और निम्न स्तरीय प्रबंध क्या होता है। आपको पता है ना, ये सवाल ऐसा है, ये पॉइंट ऐसा है जिससे आपकी परीक्षा में सवाल बन के आ सकती है। ठीक है, इसलिए प्यार से इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो तो प्रबंध के स्तर में सबसे पहला स्तर जो है वो है उच्च स्तरीय प्रबंध यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नाम से है उच्च स्तरीय, यानी सबसे कंपनी में कोई एक व्यवसाय में सबसे ऊंचा स्थान पे। ठीक है, देखो उच्च स्तरीय प्रबंध किसी भी संस्था के सर्वोच्च प्रबंध होता है ना, सर्वोच्च प्रबंधक होता है, मतलब सबसे ऊपर यही प्रबंध करता है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य जो है नीतियों, उद्देश्यों
और लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है। इसका उच्च स्तरीय प्रबंधन का मेन काम क्या होता है? नीति, है ना, किस तरीके से काम करना, उद्देश्य क्या है ना, और इसका लक्ष्य, अपना लोग का गोल क्या होने वाली है संस्था का, ये सब चीजें डिसाइड करना किनका काम है? उच्च स्तरीय प्रबंधन का। ठीक है, संस्था का संपूर्ण दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंध के कंधों पर होता है ना, सारा चीज देख रेख, हर चीज, मतलब पूरा कंपनी चले नहीं चले, इस सब का सारा जिम्मा जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक के हाथ में होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक में कौन आता है भाई? सीईओ आता है कंपनी का, है ना, कंपनी का एक फाउंडर आता है जो कंपनी की स्थापना किया, वो सब लोग, तो वही सब लोग ना डिसाइड करेंगे कि भाई कंपनी कैसे चलाना है, किस चीज़ का बिजनेस करना है, कंपनी को एक तरीके से कहाँ तक ले जाना है ना, कौन सा डिसीजन, कौन सा गोल है अपना इस साल का, ये सब डिसाइड करना उच्च स्तरीय प्रबंधक का काम होता है। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन लोग आते हैं, जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ पे है, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कुछ उदाहरण देखो। BOD आते हैं यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी संचालक मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं। CEO जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी इसमें आते हैं। चेयरमैन, अध्यक्ष इसी में आते हैं, है ना। मैनेजिंग डायरेक्टर MD जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रबंध निदेशक, ये भी इसी में आता है। जनरल मैनेजर यानी मुख्य प्रबंधक भी उच्च स्तरीय प्रबंधक में ही आता है। तो आप समझ गए कि भाई उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है प्रबंध में सबसे ऊंचे स्तर पे होते हैं। ठीक है, सबसे सर्वोच्च स्तर पे होते हैं। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य जो है नीति, उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है, और संस्था को एक तरीके संपूर्ण दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंधन के कंधे पर होते हैं। इसमें CEO आ गए, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए, चेयरमैन आ गए, फाउंडर भी लिख लेना। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर लिख लेना, जनरल मैनेजर लिख लेना, ये सब चीजें। आ जाओ, दूसरा हम लोग समझते हैं भाई मध्य स्तरीय प्रबंध क्या होते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, अब आइए इसको जानते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी मध्य स्तरीय, यानी उच्च स्तरीय से एक स्तर छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मध्य स्तरीय प्रबंध दोनों स्तरों के बीच का भाग होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला सबसे ऊपर कौन आता है, सबसे यहाँ पे हम लोग अगर समझे, ठीक है, तो हम लोग एक चीज जाने हैं। ठीक है, एक चीज हम लोग जाने हैं कि सबसे टॉप पे, है ना, ये हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना। ये हो गया अपने पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट, है ना, ये हो गया अपने पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये अपने पास हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज जाने कि ये मध्य स्तरीय प्रबंधक क्या होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक का बीच का जो है प्रबंधक होता है ना। ये जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक का बीच का स्तर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मध्य स्तरीय प्रबंधक दोनों स्तरों के बीच का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार योजनाओं को पूरा करना होता है। भाई उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होता है योजना बनाता है, और मध्य स्तरीय प्रबंधक का काम है जो उच्च स्तरीय प्रबंधक जो योजना बना है उस योजनाओं को पूरा करना होता है। ठीक है, इसके लिए उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करते हैं, कर्मचारी को आवश्यक कार्य एवं दायित्व सौंपते हैं, है ना, सारे लोग को जो भी आवश्यक कार्य हैं, दायित्व हैं, सौंपते हैं। लेकिन भाई जो योजना बनाए हैं, जो गोल सेट किए हैं, जो एक तरीके से लक्ष्य रखे हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक, उसको एक तरीके से उस काम को पूरा करवाना मध्य स्तरीय प्रबंधक का जिम्मा है। ठीक है, वो करवाएगा। इसमें कुछ उदाहरण देखो, DM जैसे कि बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, है ना, विभागीय प्रबंधक आते हैं। डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर यानी उप विभागीय प्रबंधक, यानी देखो एक तरीके से एक व्यवसाय में अलग अलग विभाग बन जाते हैं। जैसे अगर बात करोगे एक बिहार का ही सिंपल आप ऐसे ले लो ना, मतलब अगर बात करोगे देश का ही अगर ले लो, है ना, तो उसमें क्या होता है भाई, रेल का डिपार्टमेंट अलग हो गया, है ना, उसके बाद सड़क का डिपार्टमेंट, परिवहन का डिपार्टमेंट अलग हो गया। ठीक है, स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो सबका एक तरीके से डायरेक्टर अलग अलग बन गया। ठीक है, सबका एक तरीके से मैनेजर अलग अलग बन गया। ठीक है, सब लोग अपना अपना मैनेज करेंगे। रेल का अलग लोग मैनेज करने के लिए है, स्वास्थ्य विभाग को अलग लोग मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रबंधन ही हो रहा है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो गया कि अलग अलग विभाग के लोग इसमें आ गए। ठीक है, और सबसे टॉप पे कौन बैठे हैं, मुख्यमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, ये सब लोग एक तरीके से हो गए। ठीक है, और उसके अंदर जो भी एक तरीके से लोग हुए वो सब लोग अलग अलग विभाग को संभालते हैं, वो आ गए मध्य स्तरीय में। ठीक है, यानी अलग अलग मैनेजर। ठीक है, एक कंपनी का मान लो बहुत सारा ब्रांचेस, बहुत सारा टाइप का वो काम करता है। जैसे अगर रिलायंस में बात करोगे तो सबसे ऊपर में कौन आ गया, जो भाई उसका CEO है, जो उसका फाउंडर है ना, वो सब लोग सबसे ऊपर आ गए। और मैनेजर कौन लोग आ गए, वो मध्य स्तरीय प्रबंधक में आ गए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ गए। क्योंकि वो जो है ना अलग अलग व्यवसाय को, जैसे मान लेते हैं रिलायंस के पास बहुत टाइप का बिजनेस है, जैसे कि जियो का सिम भी वो करता है, उसका मैनेजर अलग हो गया। पेट्रोल पंप भी है तो उसका मैनेजर अलग हो गया। ठीक है, रिलायंस का ट्रेंड
भी आता है, बहुत सारा कपड़ा वगैरह भी सेल होता है, ठीक है, तो उसका मैनेजर अलग हो गया, है ना। तो एक तरीके से बोला जाए तो वो अलग अलग सेक्टर में काम करता है, तो अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग वो मैनेजर रखता है, ठीक है। तो ये मैनेजर क्या आ गया, मध्य स्तरीय प्रबंधक में, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निम्न स्तरीय प्रबंधक क्या होता है, ठीक है, निम्न स्तरीय, लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है, निम्न स्तरीय यानी सबसे नीचे, लोअर सबसे नीचे, है ना, सबसे नीचे जो है स्तर पे। यह प्रबंध के स्तरों के क्रम में सबसे नीचे वाला स्तर है ना। ये प्रबंध के स्तरों के क्रम में अगर बात करेंगे, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, अगर क्रम में भी बात करेंगे तो लोअर लेवल यानी निम्न स्तरीय प्रबंधक सबसे नीचे स्तर पे आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस स्तर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। निम्न स्तरीय प्रबंधक को हम लोग बोलते हैं पर्यवेक्षीय भी बोलते हैं, पर्यवेक्षकीय, प्रचालन प्रबंध भी बोलते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधक भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये तीनों नाम, ठीक है। निम्न स्तरीय प्रबंधकों का जो है मुख्य कार्य मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा सौंपी गई कार्यों को पूरा करना होता है। यानी एक तरीके से जो भी निम्न स्तरीय प्रबंधक में लोग आते हैं, इसमें जो आते हैं, ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो भी काम देगा उस काम को करना होगा, ठीक है, उस काम को करना होगा। अब आप लोग के माइंड में ना एक चीज़ चल रहा होगा, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, तो सुपरवाइजर आता है, जैसे पर्यवेक्षक, भाई काम को देखेगा, लोग काम कर रहे हैं, कहोगे भैया आप, फॉरमैन वगैरह लोग आते हैं इसमें, ठीक है, कहोगे भैया जब सबसे नीचे, है ना, सबसे नीचे यही लोग आया, ये लोअर लेवल, तो अब भाई ये किसको देख रेख करेगा, है ना, खुद का देख रेख करेगा, नहीं, आप ये समझो ये मैनेजमेंट के लोग हैं, इसके नीचे भी लोग आते हैं, जैसे कि एक तरीके से बात करोगे लेबर, है ना, लेबर हो गए, ठीक है, एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, एम्प्लॉइज वगैरह हो गए, ये सब लोग नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय को, लेबर को, है ना, ये सब लोगों को एक तरीके से लोअर लेवल मैनेजमेंट काम देता है, ठीक है, कि भाई साहब जो है ये काम को पूरा करिए। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट को काम दिया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल को दिया, लोअर लेवल एक तरीके से लेबर वगैरह को, है ना, जो एम्प्लॉय वगैरह है उन सब लोगों को काम दिया, ठीक है। तो ये सारे लोग कौन है, मैनेजमेंट करने वाले, यानी चीज़ों को सही ढंग से व्यवस्थित करने वाले, और ये सब लोग हैं काम करने वाले, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बस यही चीज़ आपको बता रहे थे कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। तो आपसे सिंपल बातें पूछा जाएगा, प्रबंध के स्तर, है ना, अगर आपसे सवाल आ जाए, ठीक है, कि प्रबंध के स्तर, ठीक है, कितने हैं, तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, स्तर कितने हैं, तो आप क्या लिखोगे, है ना, ऑब्वियस सी बात लिखोगे, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, आप अच्छे से लिखोगे। सबसे पहला आप लिखोगे, है ना, उच्च स्तरीय, है ना, उच्च स्तरीय, ठीक है, दूसरा आप लिखोगे मध्य स्तरीय, ठीक है, और तीसरा आप लिखोगे निम्न स्तरीय, ठीक है, निम्न स्तरीय। तो ये कुल मिला के आप 3 स्तर पे प्रबंध होता है, आप सभी लोग जानते हो, और आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। हम आप पे इतना तो उम्मीद करें कि आप इन चीज़ों को कर सकते हो, ऑब्वियसली, ठीक है। आ जाओ, तो अपना भाई देखो, पहला जो टॉपिक था वो पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हम आपको ये भी बताएं कि भाई पिरामिड का आकार जो होता है ना, ये जो है प्रबंध के स्तर का ये आकार पिरामिड का सा क्यों होता है, क्योंकि सबसे उच्च स्तरीय प्रबंध में कर्मचारियों, उच्च स्तरीय प्रबंध में लोगों की संख्या कम होती है, मध्य में थोड़ी सी ज़्यादा होती है उच्च स्तरीय से, और लोअर में सबसे ज़्यादा जो है कर्मचारी वगैरह सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट प्रबंधक होते हैं, इसलिए एक तरीके से इसका आकार एक तरीके से मतलब पिरामिड के टाइप का होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। एक टॉपिक प्रबंध के स्तर वाला ये अपना कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है प्रबंध के कार्य, ठीक है, प्रबंध के कार्य, ठीक है। देखो भाई, हम लोग प्रबंध करते हैं, क्यों करते हैं कि जो काम को हम लोग करने वाले थे बस उसी काम को नॉर्मली करते तो भाई समय लग जाता, पैसा ज़्यादा लगता, काम सही तरीके से अच्छे गुणवत्ता के साथ नहीं होती। लेकिन हम लोग प्रबंध करते हैं ताकि काम अच्छे तरीके से हो, है ना, सही तरीके से हो, संसाधन का सही इस्तेमाल हो, कम खर्च में हो, अच्छा किस्म का हम लोग चीज़ों का निर्माण करें, जो भी काम कर रहे हैं उसको सफलतापूर्वक करें। इसके लिए हम लोग प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध में भी अगर बात करेंगे तो प्रबंध में अलग अलग स्टेप में अलग अलग एक तरीके से कार्य होता है, अलग अलग इसके फंक्शंस होते हैं, उसके आधार पर एक तरीके से हम लोग कामों को करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, नियोजन करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग संगठन बनाते हैं, फिर हम लोग नियुक्तिकरण करते हैं, लोगों को भर्ती करते हैं, उसके बाद हम लोग निरीक्षण करते हैं, फिर उसके बाद एक निर्देशन करते हैं, और उसके बाद हम लोग एक तरीके से नियंत्रण करते हैं। तो कुछ ये जो है स्तर होते हैं, ये 5 स्तर में प्रबंध के कार्य विभाजित होते हैं। तो सबसे पहला समझिए प्रबंध के कार्य कितने हैं, ठीक है। तो कोई भी आपसे राह चलता इंसान अगर आपसे पूछ ले कि बाबू
लोग ये बता दो कि प्रबंध के कार्य कितने हैं। तो प्रबंध के कार्य निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा एक परीक्षा में कि प्रबंध के कितने कार्य होते हैं। तो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। सबसे पहला कौन? सबसे पहला होता है नियोजन यानी प्लानिंग। दूसरा कौन सा होता है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूछा जाएगा प्रबंध का दूसरा कार्य कौन सा है, तो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक तरीके से संगठन। तीसरा कार्य कौन सा है? नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग है। चौथा कार्य कौन सा है? निर्देशन है यानी डायरेक्टिंग है। और पांचवा कार्य कौन सा है? कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण है। ठीक है, तो ये 5 कार्य होते हैं। आपसे कभी भी कोई भी राचलता इंसान अगर आपसे पूछ ले या आपके कोई भी परीक्षा में आपसे ये सवाल पूछ ले, तो हम ये चीज़ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे से लिखोगे कि भाई प्रबंध के कितने कार्य होते हैं। तो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। सबसे पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन, पांचवा नियंत्रण। ठीक है, तो ये 5 प्रकार होते हैं प्रबंध के कार्य के, है ना। तो ये प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। इन पांचों फंक्शंस को, पांचों कार्यों को आप अच्छे से ध्यान में रखे हुए हैं। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहला नियोजन को समझते हैं। ठीक है, और आप जानते होंगे यही जो है ना, ये आपके लिए इतना जरूरी है ये टॉपिक। आप समझो कि एक तरीके से चैप्टर है। ठीक है, ये है आपका चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, एक तरीके से बोल सकते हो आप 5 चैप्टर को पढ़ोगे अभी, है ना। अभी बस थोड़ा थोड़ा आप समझ लोगे, समझो पूरा का पूरा चैप्टर आप आगे का समझ रहे हो। ये सब टॉपिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसी के आधार पे आगे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहला जो प्रबंध के जो है प्रकार जो है, या फिर कार्य जो बोलो, है ना, प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो सबसे प्राइमरी है, सबसे पहला जो है वो क्या है? प्लानिंग, है ना, यानी नियोजन। नाम से है प्लान करना, प्लानिंग, है ना, यानी चीज़ें कैसे करनी है उसके बारे में सबसे पहले डिसाइड करना। मान लेते हैं हम लोग कोई काम को जनरली करने वाले थे, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए ना, जैसे मान लो, है ना, कि हम लोग ना एक छपाई का एक तरीके से कारखाना खोलने वाले थे। जैसे आप जानते होंगे, है ना, जैसे मान लो ये मेरा पुस्तक है, ठीक है, ये हम पुस्तक हम खुद ये लिखे हैं, ठीक है, तो नहीं मतलब एग्जाम्पल के लिए नहीं बोल रहे, हम सच में ये खुद लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो है जैसे बुक है, तो ये बुक को जैसे कोई प्रिंट करेगा, ठीक है, इस बुक को अगर कोई भी प्रिंट करेगा तो यहाँ पे कैसे करेगा? इसके लिए कारखाना खोलेगा। ठीक है, तो अब देखो नॉर्मली भी लोग खोल सकते हैं भाई, एक तरीके से आज मन में हुआ, जाते हैं खोलते हैं, चलो ठीक है, हम लोग अपना बाजार गए, कुछ चीज़ें खरीदे, सामान खरीदे, फिर याद आया अच्छा ये छूट गया, फिर बाजार गए, वो खरीदे, ये खरीदे, कहाँ से खरीदना, ये सब चीज़ डिसाइड नहीं किए, बस करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि भाई ज़्यादा दिक्कत होने लगी उसको एक तरीके से व्यवस्थित करने में सब चीज़ों को। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रबंध को अपनाते हैं कि एक तरीके से चीज़ों को सही तरीके से करें। तो प्रबंध क्या किया? सबसे पहला काम किया प्लानिंग पे, सबसे पहला काम किया नियोजन पे, कि भाई कैसे करना है। आखिर हमको छपाई का कारखाना खोलना है, कैसे छपाई होगा, कहाँ पे हम लोग कारखाना खोलेंगे, है ना, उसके बाद कौन खोलेगा, संचालन कौन करेगा, लाभ होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में उस काम को स्टार्ट करने से पहले, उस काम को शुरू करने से पहले ही सारा योजना बना लेना, उसी को कहते हैं नियोजन, है ना। तो भाई बस इसका उदाहरण, बस इसका एक परिभाषा आप एग्जाम में इसी प्रकार से लिख सकते हो कि पहले से ही किसी काम का निर्णय लेना, किसी भी काम को कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, किस व्यक्ति से करवाना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए नियोजन किया जाता है, नियोजन कहलाता है। भविष्य के लिए योजना बनाया जाता है, उसे नियोजन कहते हैं, है ना। जैसे देखो अभी कोई भी चीज़ मान लेते हैं, बिजनेस में ही कुछ चीज़ को स्टार्ट करना है इसको, है ना, तो ये लोग बैठा हुआ है, सब लोग आपस में डिस्कस कर रहा है कि हम लोग चीज़ों को कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे चीज़ों को। जैसे अगर मान लेते हैं हम ही को, है ना, कि भाई अगर अभी क्लास 12 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबकी ऑनलाइन क्लास चलती है एजुकेशन बाबा ऐप पे, है ना, आप लोग घर बैठे क्लास करते हो, लेकिन हम लोग क्या होता है, स्टार्ट करने से पहले चीज़ों को ध्यान दिए ना कि पहले कैसे करनी है, कौन कौन से टीचर होंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कब तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, सब अच्छा रहेगा ना, दिक्कत नहीं होगा ना, ये भी नहीं है ना कि लॉस ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो सब चीज़ों को हम लोग एक तरीके से बैठ के प्लान किए होंगे, सब चीज़ों को बैठ कर नियोजन किए होंगे, है ना, तब जाके हम लोग इस तरीके से शुरुआत किए होंगे। तो नियोजन क्या हुआ, किसी भी काम को करने से पूर्व उस काम को कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के द्वारा करवाना है, कहाँ करवाना है, कैसे होगी, इन सारी बातों को पहले से ही सोच विचार कर लेना नियोजन कहलाती है ना। इस सारी बातों को पहले से ही योजना तैयार कर लेना नियोजन कहलाती है। ठीक है, तो बस पहला प्रबंध के कार्य को आप समझ गए। नियोजन क्या होता है भाई, काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेना। ठीक है, चलो, तो पहला कार्य हो गया प्रबंध का नियोजन। दूसरा हो गया संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो हम लोग अगर एक तरीके से
मान लेते हैं छपाई का हम लोग एक तरीके से कारखाना हमको खोलना है, ठीक है। तब अब हम लोग ये तो देखेंगे ना, ये तो देखेंगे कि भाई साहब हम क्यों खोल रहे हैं, एक कोई हमारा लक्ष्य होगा और उसमें कई सारे लोग एक तरीके से मिलेंगे, है ना, और सारे लोग मिलके एक तरीके से काम करेंगे, तभी तो वो संगठन बन जाएगा। संगठन कब होगा, जब एक तरीके से अलग अलग लोग साथ मिलके काम करें, है ना, साथ मिलके काम करें। तो एक तरीके से हम लोग सोचेंगे कि इसको एक तरीके से संगठन का रूप दे। जैसे कि समझो, है ना, संगठन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार में साथ साथ कार्य करता है और इन व्यक्तियों के बीच कार्य का बांटने की आवश्यकता होती है, इसी को संगठन कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर साथ काम करते हैं और जब इन दोनों व्यक्तियों में आपस में कार्यों का बंटवारा करना होता है, इसे हम लोग संगठन कहते हैं। संगठन से हमारा अभिप्राय जो है सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करने से होता है। विभिन्न विभिन्न अंग जो है, जैसे मान लेते हैं छपाई में ही अगर मान लेते हैं कि एक तरीके से अलग अलग हम लोग का संगठन जो बनेगा उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट बन जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं टाइपिंग बुक अगर लिखना है तो टाइपिंग के लिए अलग लोग मिलेंगे, ठीक है। उसको चेक करने के लिए टाइपिंग मिस्टेक भी है, ये सब चेक करने के लिए अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोग बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको प्रिंट करने के लिए, छपाई करने के लिए मशीन पे अलग अलग लेबर बैठेंगे, ठीक है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद उसको एक तरीके से बाइंडिंग करने के लिए, उसके लिए मतलब कि किताब बन जाए, उस पेज को किताब में बदलने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर बात करेंगे, है ना, ऐसे में अगर बात करेंगे तो एक व्यवसाय को चालू करने के लिए हम लोग को बहुत सारे लोग एक साथ मिलके एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, इसे हम लोग संगठन कहते हैं, ठीक है। एक तरीके से जो हम परिणाम सोचे हैं उस परिणाम को अचीव करना है, इसके लिए हम लोग संगठन को बनाना होगा, ठीक है। तो मतलब एक साथ सारे लोग मिले और एक तरीके से मैत्रीपूर्ण तरीके से काम को शुरू किए। प्रबंध के तीसरा कार्य हम लोग का है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, है ना। प्रबंध का तीसरा कार्य क्या है, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। अब देखो नियुक्तिकरण नाम से क्लियर है, नियुक्त करना यानी लोगों को चुनना, है ना, कि भाई एक तरीके से हमारे संगठन में हमारे व्यवसाय के लिए कौन से लोग सही रहेंगे, हम लोग को तो ये भी डिसाइड करना होगा, है ना, करना होगा ना भाई, ऑब्वियसली करना होगा। हम लोग मान लेते हैं कि छपाई के लिए हम लोग एक तरीके से खोलते हैं, टाइपिंग के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई एक तरीके से बुक को टाइप करने के लिए लोग चाहिए। अब मान लेते हैं कि हम ऐसे लोगों को हायर किए जो एक तरीके से कंप्यूटर ही नहीं जानते हैं, भाई कितना गलत हो जाएगा, वो आके बैठ के गाना सुनेगा, ठीक है, तो ऐसे में बिजनेस का घाटा हो जाएगा। तो हम लोग को सही पर्सन को चूज़ करना है कि भाई जिसको एक तरीके से बुक टाइप करने वगैरह आता हो, है ना, तो सही लोगों की चुनाव करना होता है। तो नियुक्तिकरण प्रबंध का एक कार्य है। नियुक्तिकरण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, जिसका अर्थ है संगठन की योजनाओं के अनुसार आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना। उन कर्मचारियों की नियुक्ति करना जो योग्य प्रशिक्षित हो, है ना, उन सारे कर्मचारी को मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि नियुक्ति करना जो योग्य हो, जो प्रशिक्षित हो, है ना, कि जो जिस पद के लिए सही हो उस पद के लिए उसका चुनाव हो, यही नियुक्तिकरण कहलाता है। इन सब का ध्यान रखना नियुक्तिकरण कहलाता है ना। जैसे ये सब लोग आए, है ना, लेकिन हम जो है चुने इस व्यक्ति को, है ना, ये व्यक्ति देखो खुश हो गया, है ना, एकदम ठीक है। तो वही बोल सकते हैं कि ये सब व्यक्ति में से ये जो है, ये 6 व्यक्ति में से ये एक व्यक्ति जो था, ये एक व्यक्ति सही सेलेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये योग्य लग रहा था। जिस पद के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे उस पद के लिए ये योग्य था, ये प्रशिक्षित था, उस चीज़ों में ये इसके पास नॉलेज था, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका नियुक्ति किए, इसका स्टाफिंग किए, इसको एक तरीके से अपना स्टाफ बनाए, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के जो है चौथा कार्य को हम लोग देखते हैं वो है निर्देशन, है ना, यानी डायरेक्टिंग। यहाँ पे देखो तस्वीर में आपको दिख रहा है कि भाई डायरेक्शन देना, है ना, अरे चलते चलो, उधर चलो, है ना, सीधे चलो, है ना, ऐसे करके। यानी सिंपल सी बात करें कि जो कर्मचारी अगर काम करते हैं, हम लोग भाई प्रबंधक हैं, हम लोग मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, लेकिन कर्मचारी लोग ही तो काम करते हैं, तो कर्मचारी लोग को जानकारी देंगे कि ऐसे काम करिए, है ना, तब ज़्यादा संसाधन बर्बाद नहीं होगा, कम जो है कीमत में ज़्यादा संसाधन बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी, है ना। बैठे नहीं रहिए, ठीक है, काम करिए, ये नहीं कि एकदम बैठ गए, देख रहे हो ना विनोद, है ना, कैसे इंग्लिश बोला जा रहा है ना, मतलब ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हर कर्मचारी को देख रेख करना, निर्देशन देना, बताना कि भाई काम को कैसे करना है, क्या सही रहेगा, किस तरीके से करेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो ये सब होती है। तो निर्देशन का अर्थ है व्यक्ति से कार्य कराना तथा किसी संस्था का संचालन करना तथा संस्था में नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और यह देखना कि वह व्यक्ति अपना कार्य उसी के अनुसार कर रहा है या नहीं, यह निर्देशन कहलाता है। ठीक है कि भाई व्यक्ति को जो काम मिला है वो उसी के अनुसार कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसको निर्देश करना, उसको डायरेक्ट करना है ना, उसे डायरेक्टिंग देना, डायरेक्शन बताना है ना कि भाई किस तरीके से काम को करना है। ठीक है, चलो प्रबंध के पांचवा और अंतिम कार्य जो है वो क्या है, अब उसको जानते हैं। वो है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। क्या है? नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। अब हम एक तरीके से बात करें, पूरे एक तरीके से बिजनेस व्यवसाय में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, सभी पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना, ये भी एक तरीके से प्रबंध का ही कार्य है ना। और जो हम लोग गोल चूज किए हैं वो गोल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी हम लोग को देखना कि भाई काम को उसी नियंत्रण के अनुसार लेके चलना है कि भाई जो हम गोल सोचे हैं ना पूरा करना है कि भाई एक साल में हमको 1 लाख पुस्तक छापना है, हम जबकि 50,000 पुस्तक छाप पाते हैं, तो हम अपना गोल सेट किए कि भाई इसको डबल करना है, 1 लाख बुक छापना है। ठीक है, तो हम उसी के अनुसार एक तरीके से सब लोगों को नियंत्रण करके, कंट्रोल करके एकदम नहीं बढ़िया से काम करना है और एकदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले हैं, है ना। तो जो इच्छित परिणाम है उसको वास्तविक परिणाम में एक तरीके से बदलने का काम ही एक तरीके से नियंत्रण करता है। अब देखो इसको समझते हैं, है ना। नियंत्रण का अर्थ किसी भी कंपनी में अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा कंपनी का नियंत्रण किया जाता है या देखा जाता है कि व्यक्ति कार्य किया है वह संतोषजनक है या नहीं, इसी को नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण से तात्पर्य इस बात का पता लगाने और देखने से है कि उपक्रम के समस्त कार्य प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों, दिए गए निर्देशों और नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। इसका उद्देश्य कार्य की जो है ना दुर्बलताओं, त्रुटियां, जो भी कमियां हैं और जो भी विचलन है, यानी जो अंतर है, जो हम गोल सेट किए और जो अभी वास्तविक में हुआ है, इनमें जो भी विचलन है यानी जो अंतर है उस पर प्रकाश में लाना, है ना। और उसके कारणों एवं उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाता है ताकि यथासंभव उसे सुधारा जा सके एवं भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। कि भाई जो भी अगर गलत हो रहा है, जो भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो भी विचलन है, त्रुटि है, दुर्बलताएं हैं, जो भी कमियां हैं, उन सारी चीज़ों को दूर करें। ठीक है, तो ये होता है नियंत्रण, है ना। तो ये हो गया प्रबंध के कार्य क्या क्या होते हैं, अब आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग का एक अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला टॉपिक को चलिए हम लोग समझते हैं। हाँ जी, तो अब अगला टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक का नाम है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं समन्वय क्या होता है यानी कोऑर्डिनेशन क्या होता है। चलिए इसको जानते हैं। नाम से है समन्वय, है ना, यानी कोऑर्डिनेशन यानी एक दूसरे लोग को एक तरीके से बात करे, ऑर्डिनेशन दे यानी एक तरीके से लोगों को सहयोग करे। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी बात है, हम लोग अगर मान लेते हैं छपाई का ही विभाग है, हम लोग मान लेते हैं कि एक तरीके से ऐसा उदाहरण के लिए आप समझो, ठीक है, कि छपाई के लिए काम हम लोग को कर रहा है, छपाई का कारखाना खोलना है। ठीक है सर, छपाई कारखाना, ठीक है, मतलब छपाई का एक तरीके से इंडस्ट्री हम लोग को बैठाना है। तो अब जैसे मान लेते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं टाइपिंग का टीम है ना, टाइपिंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक जो है मान लेते हैं उसको एक तरीके से करेक्ट कर रहा है ना, तो एक तरीके से उसका टीम हो गया, यानी एक तरीके से एरर वगैरह ढूंढना। ठीक है, एरर वगैरह जो ढूंढता है वो हो गया। उसके बाद एक टीम हो गया कि जो प्रिंट करने वाला काम करता है। ठीक है, एक व्यक्ति हो गया जो बाइंडिंग करता है ना, बाइंडिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो एक तरीके से अलग अलग लोग हो जाते हैं। मान लो हम लोग बहुत लाखों में अगर करते हैं बुक प्रिंट करते हैं, तो टाइपिंग में भी अलग अलग विभाग की ज़रूरत होगी, अलग अलग बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, है ना। एरर चेक करने के लिए बहुत सारे लोगों, प्रिंटिंग करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, और बाइंडिंग करने यानी बुक को एक तरीके से अच्छे से बाइंड करना, यानी उसको एक तरीके से पूरा बुक योग्य तैयार कर देना, जो काम होता है उसमें भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। तो सबका एक तरीके से क्या किए, डिपार्टमेंट में बांट दिए, है ना, सबको एक तरीके से डिपार्टमेंट में बांट दिए, अलग अलग लोग अपना अपना कामों पे ध्यान दीजिए। लेकिन हम लोग क्या किए ना कि हम लोग थोड़ा सा ना कॉपरेट किए, है ना, कि अब हम आए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा चल रहा था जनरली, हम आए यहाँ पे, देखे ना, अरे भाई जो टाइपिंग टीम है ना वो बताता नहीं है एरर चेक करने वाले को, अरे अब एरर चेक कर लो। ठीक है, बेचारा आधा ही टाइप किया रहता है, एरर वाला चेक करने लगता है, तो कहता है अरे हम पूरा टाइप कहाँ किए हैं। एरर चेक किया नहीं रहता है, प्रिंटिंग वाला उठा के ले जाता है यहीं से कि भाई चलो प्रिंट मार देते हैं, वहाँ पे गलती, तो एरर वाला को बता देना चाहिए कि भाई प्रिंट कर लो। अब
प्रिंटिंग करने वाला जो है ना प्रिंट कर रहा है, आधा आधा बुक किया है प्रिंट, आधा पे बाइंडिंग करने वाला ले जाकर बाइंड कर दिया, पता चला आधा बुक उसमें आधा पेज ही नहीं आया, ठीक है। तो ये सब दिक्कत थी। तो हम आए ना यहाँ पे, तो हम क्या किए कि सब लोग को ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, या एक तरीके से सिंपल बात है, एक ग्रुप बना दिए, ठीक है, एक ग्रुप बना दिए, ठीक है। इस ग्रुप में ना सबसे पहले टाइपिंग टीम टाइप करा, तो यहाँ पे बताया, एरर वाला टीम उसका एक तरीके से क्या लिया, मतलब जानकारी हो गया कि भाई टाइप हो गया, एरर वाला चेक करने लगा, एरर वाला जानकारी दे दिया कि भाई साहब एरर चेक हो गया, तो प्रिंटिंग वाला क्या करेगा, उसको प्रिंट कर लेगा। प्रिंटिंग इसका हो जाएगा तो बाइंडिंग वाला का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे देगा, भाई बाइंडिंग वाला ले जाओ। बाइंडिंग वाला क्या करेगा, अब यहाँ पे जो भी प्रिंट हो गया उसको ले जाएगा, पूरा बाइंड कर लेगा। अब इससे क्या हो गया ना कि सब चीज़ें आसान हो गई थी। यानी एक तरीके से हम लोग क्या किए, एक चीज़ आप समझो यहाँ पे क्या किए कि भाई जितने भी अलग अलग विभाग है ना, जितने भी अलग अलग बिखरे हुए तंत्र हैं, है ना, ये बिखरे हुए तंत्र, ये सब लोग अलग अलग था, इसको हम लोग एक तरीके से एक जगह कर दिए, एकत्रित कर दिए, इसी को कहते हैं समन्वय, है ना। बिखरे हुए तंत्रों को एक साथ कर देना समन्वय कहलाती है, ठीक है। यानी अलग अलग विभागों को एक साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए कि भाई हम लोग को बुक एक तरीके से प्रिंट करना है, लेकिन बढ़िया से करना है, ठीक है। बुक बनानी है, बढ़िया से बनानी है, एकदम सबसे इंडिया का बेस्ट कंपनी बनना है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे हम लोग को कारखाना खोलना है। तो अगर कुल मिला के हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये तो समझ गए कि एक तरीके से बिखरे हुए तंत्रों को एक साथ करना, यानी बिखरे हुए अलग अलग विभागों को कंपनी में, एक व्यवसाय में अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़ना और सब मिलके एक लक्ष्य के लिए काम करना, इसे हम लोग कहते हैं समन्वय, ठीक है। आइए हम लोग अब समन्वय के परिभाषा को और अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे अगर बोला जाएगा समन्वय क्या होती है तो, है ना। तो समन्वय के आइए परिभाषा को, यानी कोऑर्डिनेशन के परिभाषा को जानते हैं। समन्वय का अर्थ बिखरे हुए वस्तुओं को किसी नियम, है ना, या निर्धारित उद्देश्य से एक जगह करना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय विभिन्न क्रियाओं में तालमेल रखता है ना, अलग अलग क्रियाओं में देखो यहाँ पे तालमेल जोड़ता है, सब में एक तरीके से तालमेल जोड़ा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो लोग एक टीम बनाकर कार्य करते हैं, जैसे छपाई विभाग, जैसे कि हम लोग छपाई कारखाना खोले, छपाई विभाग में बहुत सारे अलग अलग एक तरीके से काम होती है। तो अलग अलग विभाग में एक तरीके से क्या हुआ कि सब लोग एक तरीके से मिलजुल के काम किए, एक लक्ष्य के लिए काम किए, हम लोग को बुक ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस लक्ष्य के लिए काम किए, तो अलग अलग विभाग में एक तरीके से अलग अलग लोगों में एक तरीके से एक जुट होकर काम करना, इसी को समन्वय कहते हैं, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें समन्वय क्या होती है, तो आइए इसको जानते हैं, दूसरे शब्दों में हम लोग समझते हैं, ठीक है। किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना, है ना, सामंजस्य मतलब एकता लाना, ठीक है। किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों में, जैसे एक व्यवस्था है छपाई व्यवस्था में अगर बात करेंगे तो ये सारे अलग अलग अंग हैं, इन सारे लोगों में क्या किए हम लोग, एकता लाए, यानी सामंजस्य स्थापित किए, ठीक है। करना समन्वय कहलाता है। समझ में आया समन्वय क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। समन्वय प्रबंध का कोई अल्प कार्य नहीं, बल्कि प्रबंध के अन्य कार्यों का एक हिस्सा है। ये भी नहीं है कि समन्वय जो है ना प्रबंध का एक छोटा मोटा कार्य है। आप सोचो ना, प्रबंध अगर करना है तो इसके लिए जरूरी है कि भाई एक तरीके से समन्वय होना चाहिए, है ना। कि समन्वय अगर सारे लोगों में अगर एकता नहीं रहेगा, है ना, सब लोग मिलजुल के काम नहीं करेगा तो लक्ष्य अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रबंध के सभी स्तरों पर अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समन्वय की आवश्यकता रहती है। अगर कोई भी प्रबंध में अगर बात करें, सभी स्तर पर अगर समन्वय होगी तब जाके वो अच्छे से कार्य सफल होगी, है ना। सब जगह इसकी आवश्यकता होती है, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उसमें एकता चाहिए होता है, तो प्रबंध के हर स्तर पर इसकी जरूरत होती है। इसलिए समन्वय को प्रबंध का सार यानी एसेंस भी कहा जाता है, प्रबंध का सार कहा जाता है, यानी प्रबंध के लिए सबसे जरूरी है, एसेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है, यह ऐसा इसको बोला जाता है। प्रबंध का सार यानी सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रबंध के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब आ जाओ अगला टॉपिक पे आते हैं, वो है समन्वय की प्रकृति एवं विशेषताएं। समन्वय की क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइए हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग ऐसे अगर एग्जाम में आएगा समन्वय की प्रकृति को लिखे या समन्वय की विशेषता को लिखे, तो हम लोग लिखेंगे समन्वय की प्रकृति निम्नलिखित है। अगर आएगा विशेषता तो समन्वय की विशेषता निम्नलिखित है, और पहला एक तरीके से पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे और इसको एक्सप्लेन करके वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे तो अभी तो बस हम आपको शॉर्ट में ये लिख दिए और चीज़ों को समझाते हैं, जो आपको एक तरीके से पहला पॉइंट आप दोगे और उसके बाद ये एरो देके और इस पॉइंट के बारे में अच्छे से लिखोगे 2-4 लाइन, फिर दूसरा पॉइंट देखो और उसके बारे में लिखना है, ठीक है।
तो अब आपको समझ में आया, तो आ जाओ हम लोग समन्वय की प्रकृति यानी उसकी विशेषता को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो समन्वय में सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। समन्वय में सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। सही बात है। समन्वय क्या करता है, जो अलग अलग काम होता है, सामूहिक कार्य जो एक तरीके से होता है, हम लोग एक छपाई विभाग ही चला रहे हैं, तो सारे एक तरीके से अलग अलग विभाग में अगर बात करें, अलग अलग उसमें जो काम होते हैं, सब लोग में एकता लाते हैं, सब लोग मिलजुल के अगर एक काम को करते हैं, तो वही तो होता है कि समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है, सब लोग को मिला जुला के काम करवाता है। ठीक है, समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक एक तरीके से प्रबंध होगी, जब तक एक तरीके से कोई भी काम चलेगा, उसमें एक तरीके से ज़रूरी होगा कि सामंजस्य हो आपस में, सारे जो है अलग अलग विभाग एक साथ मिलके काम करें। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि समन्वय की ज़रूरत तब तक होगी, और समन्वय इसलिए लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है ना, चाहे वो छोटी व्यवसाय हो, चाहे बड़ी व्यवसाय हो, चाहे लाभकारी संस्था हो, चाहे अलाभकारी संस्था हो, हर जगह समन्वय की जरूरत होती है। सभी विभागों में एक तरीके से सामंजस्य, सभी लोगों में सामूहिक लक्ष्य, सामूहिक एकजुट होकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना होता है। इसलिए बोल सकते हैं समन्वय हर जगह पे लागू होता है, समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है ना, सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उच्च स्तरीय प्रबंधक, हाँ उच्च स्तरीय प्रबंधक को सबसे ज़्यादा ये देखना होता है कि सारे विभाग आपस में मिलजुल के काम करें, लेकिन हर एक स्तर पे, चाहे वो उच्च स्तरीय हो, चाहे मध्य स्तरीय हो, चाहे निम्न स्तरीय प्रबंधक हो, है ना, सभी स्तर पे बात करेंगे तो समन्वय की जरूरत होती है। सभी लोग इसके उत्तरदायित्व होते हैं, है ना, कि सारे लोग आपस में मिलजुल के काम करें। समन्वय सोचा समझा कार्य होता है ना, सही बात है कि समन्वय सोचा समझा कार्य होता है कि भाई एक तरीके से सोच समझ के ही करते हैं ना, कि अलग अलग विभाग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, अलग अलग विभाग एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके एकात्मकता लाके एक साथ मिलजुल के काम करें। तो बोल सकते हैं समन्वय एक तरीके से सोचा समझा कार्य है। ठीक है, तो कुछ प्रबंध की प्रकृति और कुछ विशेषताएं आपको इस तरीके से नजर आई। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग कुछ चीज़ों को जानते हैं जो आपके एक तरीके से परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। वो क्या है, देखो वो पॉइंट कुछ ऐसा है कि सबसे पहला पॉइंट कैसा है, देखो कुछ ऐसा है। पहला याद रखिएगा, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कौन बोले थे, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, ये बोले थे लॉरेंस एप्पले। याद रखिएगा, लॉरेंस एप्पले ये बात बोले थे। प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक पेशा है, ये कौन बोले थे, तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन जो है ना, ये बोले थे। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है ये बोले थे कि प्रबंध एक पेशा है। ठीक है, आगे देखो तीसरा पॉइंट देखो, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, है ना, ये कौन बोले थे, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, है ना, तो एक तरीके से ये कौन बोले थे, लॉरेंस एप्पले। और देखो ये और ये पॉइंट दोनों तो सेम ही है, तो ये तो याद ही रहना चाहिए, ये तो मिस्टेक है हमारे तरफ से, लेकिन दोनों पॉइंट सेम है तो आपको याद रहना चाहिए। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाव व्यय करता है ना। उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है आप जानते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो यही ना प्लान करता है कि कैसे काम करना है, कैसे करवाना है, कैसा सब चलेगा, सब बढ़िया रहेगा, है ना, मतलब वो लोग एक तरीके से हर हमेशा योजना तैयार करता है, हर हमेशा प्लान वगैरह ही करता है। तो अपना समय का कुल मिला के अगर बात करेंगे 35% समय तो एक तरीके से नियोजन करने में ही निकाल देता है, प्लान करने में ही। 5वां पॉइंट है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के चार कार्य हैं, है ना, और कुंटज और ओडोनेल के अनुसार जो है प्रबंध के कार्य कितने हैं, 5 हैं। तो याद रखिएगा, जब जॉर्ज आर टेरी एक व्यक्ति आया तो 4 कार्य, और कुंटज है ना और ओडोनेल है ना, जब 2 व्यक्ति आया तो एक तरीके से प्रबंध का कार्य 5 हो गया। ठीक है, तो 4 + 1 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समन्वय एक कार्य है, तो समन्वय कैसा कार्य है, समन्वय आवश्यक कार्य है। समन्वय सच में ये आवश्यक है, सब जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है ना, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, लाभकारी संस्था हो या अलाभकारी संस्था हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, कुछ आपको ये पॉइंट भी आपको बता दिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, कुल मिला के आपका जो पहला चैप्टर जो था, पहला चैप्टर में जो भी सारा चीज़ आता है ना, वो सारा टॉपिक एक एक करके हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पे जितने सारे टॉपिक्स थे वो सारा टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आपको पहला चैप्टर में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताना ये क्लास पूरा कैसा लगा, पहला चैप्टर पढ़ के कैसा लगा। अगले क्लास में हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस क्लास को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करना है, और अपने आसपास दोस्तों को भी बताना है कि एडु आदित्य चैनल पे लगातार क्लासेस चल रही है, और इसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएगी, हम वीडियो की संख्या
उतनी ज़्यादा बढ़ाते हुए चलेंगे, है ना। रोज़ाना वीडियोस लाते चलेंगे, है ना। अभी भी आपके लिए क्लास ला रहे हैं, इसलिए आप अपने आसपास दोस्तों वगैरह को भी बताओ, कॉमर्स के सारे लोगों को एकजुट करो, है ना। अभी हम लोग जब हिंदी माध्यम में इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि हिंदी माध्यम के सारे स्टूडेंट एक साथ एकजुट होकर पढ़ाई करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। आज ये चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया। आज अगले क्लास में जब मिलेंगे आज के क्लास के बाद, तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ अकाउंट, बिजनेस स्टडी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स सबकी क्लास आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। साथ ही साथ एजुकेशन बाबा ऐप भी आप सबको इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर पर सर्च करना है एजुकेशन बाबा ऐप, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप कॉमर्स की सारे सब्जेक्ट की घर बैठे अच्छे से क्लास कर सकते हैं। कोई ऑफलाइन हर जगह से कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी की पूरी तैयारी हम लोग करवा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से तैयारी करिए, है ना। चलो जी, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया रहा होगा। आप सभी लोग जाते जाते अपने सारे दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।